आज का हमारा टॉपिक है ग्रुपिंग एंड सब टोटल। तो इस फीचर में क्या होता है कि आपके पास जब बल्क में डाटा होता है सिटी वाइज, प्रोडक्ट वाइज, कस्टमर वाइज, डेट वाइज, मंथ वाइज, ईयर वाइज, इस तरीके से अगर आपको टोटल निकालने को कहा जाए तो एक्सेल का ये फीचर वहां पे यूज होता है। ठीक है, यूज टू group the data then find out the total. We use this feature. Example, city wise total, product wise total. तो हेलो, तो इसमें एक चीज की रिक्वायरमेंट होती है कि जब भी आप इस तरह का कोई टोटल निकालते हैं तो जिस फील्ड के ऊपर आप ये लगाते हैं ना टोटल सब बाय करके, वो वाला फील्ड आपका शॉर्ट होना चाहिए। द कॉलम शुड बी shorted first for finding total। तो जिस कॉलम को आप टोटल करेंगे जिस कॉलम के अकॉर्डिंग, वो कॉलम शॉर्ट होना चाहिए। ठीक है, इसका शॉर्टकट होता है ऑल्ट प्लस ए बी, या फिर आप लोग डेटा टैब में जा सकते हैं, वहां पे मिलेगा आपको आउटलाइन और उसमें आपको ऑप्शन मिल जाएगा सब टोटल। अब इसका एक प्रैक्टिकल हम करके देख लेते हैं। देखो यहाँ पर मेरे पास ये डाटा है और ये जब मैं शीट आपको भेजूंगा, फाइल भेजूंगा, तो इसमें नीचे काफी सारी शीट्स हैं। इसमें से आपके काम की जो शीट है वो है सब टोटल एग्जाम्पल। इस शीट पे आपको प्रैक्टिस करना है। इसमें मेरे पास ब्रांड है, सिटी है, प्रोडक्ट है, अमाउंट है। अब आप डिसाइड करो कि किसके अकॉर्डिंग आपको टोटल चाहिए। अगर आप कहेंगे सर सिटी के अकॉर्डिंग टोटल निकालो सारे डाटा का, तो मैं वो निकाल के दिखा दूंगा। आप कहेंगे ब्रांड के अकॉर्डिंग करो, तो मैं वो भी दिखा दूंगा। बताइए आपकी कोई चॉइस है तो बोलो। सिटी के अकॉर्डिंग, तो जिसके भी अकॉर्डिंग आप डाटा का टोटल निकालते हैं उस वाले कॉलम को सबसे पहले शॉर्ट कर लो। पूरे डाटा को सिलेक्ट करो, शॉर्ट करने के लिए शॉर्टकट दबाओ ऑल्ट ए डबल एस। जिस कॉलम को शॉर्ट करना है कॉलम क्लिक करो और ऑर्डर दे दो। आपका डाटा क्या हो गया, यहाँ पे शॉर्ट हो गया। अब इसका सब टोटल करो। सब टोटल करने के लिए शॉर्टकट क्या बताया था, ऑल्ट ए बी। आप देखेंगे सब टोटल का विंडो आ जाएगा। या फिर आप लोग डाटा पे जाएंगे, यहाँ पे आउटलाइन और यहाँ पे सब टोटल, वही सेम विंडो यहाँ से भी खुलता है। आपको जिस कॉलम को टोटल करना है आप वो कॉलम बताएंगे, दैट इज सिटी। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पे वो कॉलम बताएंगे जिसके ऊपर टोटल लगेगा। तो टोटल किस पे लगेगा, अमाउंट पे। अमाउंट वाला कॉलम सेलेक्ट करना है। अब आपको ओके करना है, आपका काम हो गया। हर सिटी का टोटल ऑटोमेटिक करके आपको दे देगा, आपको कुछ नहीं करना होगा। और साथ में देखिए आपका जो भी डाटा था वो ग्रुप भी हो चुका है। यहाँ देखिए आप, इससे आपको क्या फायदा होगा, कल को आपका क्लाइंट आपको बोलता है कि कंपनी का सारे जो जितनी भी सिटीज हैं इनकी सबकी कंप्लीट टोटल सेल क्या हुई है, आपको एक नंबर दबाना है, 2628। अगर वो बोले सिटी के अकॉर्डिंग आप मेरे को टोटल बताइए, 2 नंबर दबाइए, दिखा सकते हैं। अलग अलग सिटी का सामने टोटल है। अगर वो आपसे बोलते हैं कि गुड़गांव सिटी का टोटल दिखाइए, तो गुड़गांव के सामने सीधा प्लस का बटन है, दबाएंगे आपको आंसर मिल जाएगा। सो दैट टॉपिक विल बी फिनिश। कोई डाउट है इसमें किसी को? ओके, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। अगला हमारा टॉपिक है यहाँ पर डेटा वैलिडेशन। देखो डाटा वैलिडेशन में क्या होता है, आप में से कोई बच्चा जानते हैं व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय वैलिडेशन? कोई भी बच्चा? नहीं, थोड़ा बहुत मिल रहा है लेकिन वो नहीं है। व्हाट इज वैलिडेशन? Data correction. Validation means data correction. What does it means? It means let us suppose if you are enter something inside a Excel cell, then you have to check is it valid or not, is it correct or not. For example, if you are having the field of gender, okay, तो जेंडर वाली फील्ड में क्या एंटर होना चाहिए, आप खुद बताओ।
अदरवाइज अगर आपने इसके अलावा कुछ भी एंटर किया मेल या फीमेल के अलावा तो वो इनवैलिड कहलाएगा ना, इसी को बोलते हैं डाटा वैलिडेशन। आया समझ? सो व्हाट इज डाटा वैलिडेशन? टू चेक the entered field or entered data inside the cell is correct or not, okay, so that the user cannot enter the invalid entry inside the cell। तो उस केस में हम डाटा वैलिडेशन यूज करते हैं। तो डाटा वैलिडेशन क्या हुआ? इट इज यूज्ड to enter the correct data inside the cell so that the invalid entry cannot be entered inside cell। ठीक है, अब ये जो डाटा वैलिडेशन का ऑप्शन आपके पास होता है ये डाटा टाइप में मिलता है आपको। यहाँ पे आपको जाना होगा डेटा वैलिडेशन में, तो वहां से आप ये काम कर सकते हैं। या फिर इसका शॉर्टकट अगर आपको यूज करना है तो आप लगा सकते हैं ऑल्ट प्लस ए वी वी, अलग अलग कर देता हूँ ना, डब्ल्यू मान लोगे इसे तुम, ठीक है, ऑल्ट ए वी वी, ये इसका शॉर्टकट होता है। चलिए प्रैक्टिकल करते हैं। यहाँ पर मेरे पास ये डाटा है, इसमें कुछ किताबों के नाम है, उनकी कैटेगरी है, साइड में लिखा हुआ है क्वांटिटी सोल्ड, यानी कि यहाँ पर आपको नंबर लिखना है जो जितनी भी बुक्स आप लोगों ने सेल करी है वो एंट्री यहाँ पे की जाएगी। तो हम नहीं चाहते कि यहाँ पर कोई भी गलत एंट्री हो और वो एक्सेप्टेबल हो, ठीक है, जो चीज यहाँ पर एंटर हो सकती है वही यहाँ पर एंटर होना चाहिए। तो सबसे पहले आपको पता करना होगा कि किस तरह का डाटा यहाँ पर वैलिड होना चाहिए। तो आप डिसाइड कीजिए, गैस कीजिए कि किस तरह का डाटा यहाँ पर वैलिड माना जाएगा। नंबर्स, अब आपकी नजर में बता देता हूँ क्लियर करके, एक्सेल में जो नंबर्स होते हैं वो दो तरह के होते हैं। एक्सेल में क्या, हर जगह एक नंबर होते हैं जो कि कंप्लीट नंबर्स होते हैं, जैसे कि आप कह सकते हैं ये 3, 5, 6 कंप्लीट नंबर, और कुछ नंबर्स होते हैं जो रियल नंबर्स होते हैं, जैसे 3.5, 6.5 ऐसे। तो एक्सेल में जो कंप्लीट नंबर होते हैं उनको होल नंबर कहते हैं। वो नेगेटिव भी हो सकते हैं, इसमें जीरो भी हो सकते हैं, पॉजिटिव भी हो सकते हैं, लेकिन जो रियल नंबर्स होते हैं उनको यहाँ पर डेसिमल नंबर कहा जाता है। फाइनल। तो अब मेरे को दोनों में से बताइए कौन सा नंबर, मतलब होल नंबर। अब मैंने कहा होल नंबर, इसके अंदर नेगेटिव भी होते हैं, जीरो भी होते हैं और पॉजिटिव भी होते हैं, तो कौन सा? पॉजिटिव या जीरो इज करेक्ट, क्योंकि अगर किसी ने कोई बुक सेल नहीं करी है तो जीरो की एंट्री होनी चाहिए। अगर यहाँ पर आपने पॉजिटिव को तवज्जो दिया तो क्या होगा, तो जीरो को वो एंटर नहीं करेगा। गॉट इट? तो वो एंट्री नहीं कर पाएगा जीरो की, तो हम यहाँ पर एंट्री करना चाहेंगे जीरो या उससे मोर। तो ले देकर एक कंक्लूजन निकलता है कि इन सभी सेल्स में होल नंबर एंटर होना चाहिए, दैट शुड बी जीरो और मोर। सो इस तरीके से वैलिडेशन चेक किया जाता है। समझा रहा बात? तो एक सिनेरियो मैंने आपको समझाया है। इन फ्यूचर कभी भी किसी डाटा के ऊपर वैलिडेशन लगाओगे तो पहले थोड़ा एनालाइज कीजिए कि किस तरह का वैलिडेशन यहाँ पर वैलिड होगा, करेक्ट, उसके बाद आप अपना डिसीजन लीजिए। तुक्का मत मारिएगा और जल्दबाजी मत कीजिएगा। अभी एक दो एग्जांपल और पूछूंगा आपसे। तो जहां पर भी आपको वैलिडेशंस लगाना है उन सेल्स को आप सिलेक्ट करेंगे। तो जिन सेल्स को हम सिलेक्ट करते हैं वैलिडेशन वहीं पर एप्लीकेबल होता है ना। उसके बाद शॉर्टकट होता है ऑल्ट ए बी बी, जैसे आप दबाएंगे डाटा वैलिडेशन का विंडो खुल जाएगा। इसी का ऑप्शन मैंने आपको बताया था, डाटा में जाएंगे और डाटा वैलिडेशन पर आप क्लिक कर सकते हैं। ठीक है, पहुंचे यहाँ पर। यहाँ पर जाने के बाद आप देखेंगे इस सेटिंग पे जाना है। सेटिंग में आप देखेंगे अलाउ एनी वैल्यू। अब इससे आपको कुछ समझ में आना चाहिए। ये जो सेटिंग है ये डिफॉल्ट आपके पूरे एक्सेल्स में हर जगह होती है। शायद यही कारण होता है कि आप किसी भी सेल में कुछ भी डाल पा रहे हैं, नंबर, टेक्स्ट, डेसिमल, कुछ भी आप डाल पाते हैं, इसी वजह से डाल पाते हैं आप। ठीक है, अब यहाँ पर जो अलाउ है एनी वैल्यू, इसको हम कैंसिल करके होल नंबर कर देते हैं। अब आप डेसिमल का नंबर नहीं डाल पाएंगे, टेक्स्ट नंबर नहीं डाल पाएंगे, कुछ भी ऐसा एंटर नहीं कर पाएंगे जो होल नंबर की कैटेगरी में नहीं आता। अब उसके नीचे जाकर हम अपना कंडीशंस लगा देते हैं। तो यहाँ कंडीशंस में क्या लगा हुआ है, क्या लगाना था हमें कंडीशन में, जीरो, जीरो या उससे बड़ा। जिस बच्चे से मैं पूछूंगा वो मुझे बताएगा कैसे लगी कंडीशन। तो निशानंद कौन है, आप मेरे को बताओ कि कैसे लगेगा। यहाँ लिखा हुआ है ग्रेटर देन, तो मैं यहाँ पे क्या लिखूं कि हमारा काम हो जाए, ग्रेटर देन जीरो। अगर मैंने ये लिखा बच्चों तो आपको क्या लगता है ये जीरो को एक्सेप्ट नहीं करेगा? ग्रेटर देन जीरो तो क्या होता है, वन होता है, तो जीरो को एक्सेप्ट नहीं करेगा। फेल हो गया, गड़बड़ हो गया ना। तो पहले बोलना था ना, एक मौका गया ना, जब गोली फायर होती है ना तो लग गई, है ना। एक वो चीज नहीं है, मेरे कहने से समझ में आया। आप लोग जब कभी इंटरव्यू दोगे तो फर्स्ट इंप्रेशन आपका लास्ट इंप्रेशन होगा, ध्यान रखिएगा। जो भी आपने मुंह से बात कही वो
आपकी कस्टमाइजेशन मतलब फाइनलाइज मानी जाती है। उसके बाद आप कुछ भी करो, लेकिन वो जो कुछ भी करो वाला सीन है ना, वो मेरे कहने से पहले आ जाना चाहिए, मेरे करेक्ट होने से पहले आ जाना चाहिए आपका, ठीक है। तो यहाँ पर -1 आप कर सकते हैं और इसको ओके करेंगे, ठीक है, आपका काम हो गया यहाँ पर। अभी देखिए मैं यहाँ पर कोई भी एंट्री करता हूँ, जो वैलिड होगी वही मानी जाएगी। मान लीजिए कोई कहता है कि मैंने किताबें बेची हैं 10 और वो इंग्लिश में लिख देता है, नॉट वैलिड। अगर वो कहता है कि मैंने किताबें बेची हैं 10.7, ये भी नॉट वैलिड। अगर वो कहता है मैंने किताब बेची है -2, नॉट वैलिड। वो कहता है मैंने बेची ही नहीं है, वैलिड। 9 बेची है, वैलिड। 7 बेची है, वैलिड। अब इसमें एक छोटा सा अपडेशन करेंगे, वो आपके लिए होमवर्क होगा। आपको काम क्या करना है, आपको इसके अंदर बुक्स एंटर करनी है, जो 0 भी हो सकती हैं, उससे बड़ी भी हो सकती हैं, लेकिन स्टॉक के अंदर मैक्सिमम बुक्स 10 हैं। 10 से ज्यादा बुक ही नहीं है, इसका मतलब कोई भी एंट्री 10 से बड़ी मैं डाल ना पाऊँ। समझ के बाद ये क्या हो गया, आप लोगों का होमवर्क हो गया, करिएगा, दिमाग लगाइएगा कैसे करना है। नाउ मूव टू द सेकंड क्वेश्चन। देखिए यहाँ पर मेरे पास कुछ किताबों के नाम है, ठीक है। हम लोग को इस तरह का वैलिडेशन लगाना है जैसे यहाँ पे लगा हुआ है। यहाँ पर आप वही बुक्स डाल सकते हैं जो यहाँ है। ट्राई करना चाहते हो तो देख लीजिए। मैंने कोई ऐसी किताब लिखी जो यहाँ मेरे पास स्टॉक में नहीं है। क्या इस तरह की बुक है यहाँ पर? कहीं नहीं है, तो ये वैलिड नहीं है, लेगा ही नहीं इस बुक को। जो बुक्स अवेलेबल है वही लेगा। एक ट्राई करते हैं। मैंने लिखा है यहाँ पर ग्रेन ऑफ सैंड, ये ले लेगा बिकॉज ये बुक अवेलेबल है। अब ये कैसे लगा, ये किस तरह से वैलिड होता है यहाँ पर, तो मैंने लिखना है बुक का नाम, वैलिडेशन यहाँ पर लगाना है। तो उसके लिए आप फिर से वैलिडेशन वाला विंडो ऑन करेंगे। यहाँ पर जाकर आप अलाउ करेंगे एक लिस्ट, और लिस्ट में देंगे सोर्स। सोर्स आपका हो जाएगा ये सभी बुक्स। आप ओके करेंगे, आपके पास एक ड्रॉप डाउन लिस्ट आ जाएगी। आपके पास जो भी डाटा इस लिस्ट में अवेलेबल होगा वही आप एंटर कर पाएंगे, कोई अदर डाटा आप एंटर नहीं कर पाएंगे। तो ये टॉपिक यहाँ पर कंप्लीट होता है। कोई डाउट, कोई क्वेश्चन है किसी का? अब इसमें कुछ होमवर्क ले लीजिएगा। एक टास्क मैंने आप लोगों को यहाँ पर दे दिया है दिस वन, और इसमें नीचे कुछ 3 टास्क हैं। इन तीनों टास्कों को आपको करना है। टास्क एक बार बता देता हूँ। पहला टास्क है जेंडर, आपको यहाँ पर एंटर करना है मेल या फीमेल, इसके अलावा कुछ भी और अलग एंटर नहीं होना चाहिए। दूसरा टास्क है मार्क्स, आपको यहाँ पर नंबर एंटर करने हैं बच्चे के 0 और 100 के बीच में, 0 भी इंक्लूड होना चाहिए उसमें, 100 भी इंक्लूड होना चाहिए। तीसरा टास्क है आप लोगों का डेट ऑफ बर्थ, आपको यहाँ पर एंट्री करनी है जैसे डेट एंटर करते हैं, और डेट उसी बच्चे का एंटर होना चाहिए जिसका जन्म 2008 में हुआ है। डेट पूरा डालना है, कभी 2008 डाल के खुश हो जाओ, ये डाल दिया, ये डेट होता है क्या? डेट ऑफ बर्थ कैसे लिखते हो? 12 जनवरी 2008, 30 जून 2008, ऐसे लिखते हैं ना। तो कंप्लीट एक डेट डालनी है, और 2008 में अगर उसका जन्म हुआ है, वो एक डेट आपने डाली है, तो वो वैलिड होगा, वरना वो वैलिड नहीं होगा। कोई क्वेश्चन किसी का? एक डाटा पे एक ही वैलिडेशन लगेगा। और कोई क्वेश्चन किसी का? ठीक है, कंप्लीट करते हैं। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। तो अब हमारा अगला टॉपिक है जिसका नाम है डिटेक्ट इनवैलिड डेटा, यानी डिटेक्शन ऑफ इनवैलिड एंट्रीज इन द गिवन डेटा सेट। आपके पास यहाँ पर एक गिवन डेटा सेट होगा जिसमें पहले से कुछ गलतियां हो चुकी हैं। अब आपको एज अ टीचर उन गलतियों को फाइंड आउट करना है कि कहाँ कहाँ पर डेटा गलत एंटर हो रखा है, ठीक है। एक एक करके डाटा को तो स्कैन करना बड़ा मुश्किल होगा, तो आपको तरीका बताएंगे कैसे हम स्कैन कर सकते हैं। डिटेक्शन ऑफ इनवैलिड एंट्री in the given data set। तो ये बस ये टॉपिक का नाम है, बाकी तो इसका प्रैक्टिकल ही होता है। थ्योरेटिकल तो नाम से ही समझ में आ गया सब करता क्या है ये। तो चलिए एक डाटा सेट लेते हैं और काम करते हैं। तो ये मेरे पास एक डाटा सेट है जो पहले ऑलरेडी हमको दिया हुआ है। ये पेरोल स्लिप है जिसमें एम्प्लॉय की सैलरी वगैरह सब कुछ बताया हुआ है कि उनकी नेट इनकम कितनी है, टैक्स वगैरह कट कुटाने के बाद। अब इसमें मिस्टेक ये हो गई है कि काफी सारी जगहों पर नेगेटिव मार्किंग हो गई है, मतलब नेगेटिव एंट्री हो चुकी है। किसी की भी सैलरी नेगेटिव में तो नहीं होती है, तो ये क्या है, ये गलत है। तो हम लोग को क्या करना है कि जहाँ जहाँ पर बाय मिस्टेक या गलती से या जैसे भी नेगेटिव एंट्री हो गई है, हम उनको डिटेक्ट करना है, ठीक नहीं करना है। अभी जो हम सीख रहे हैं इसमें मैं आपको करेक्शन नहीं बता रहा हूँ, डिटेक्शन बता रहा हूँ। डिटेक्शन करेक्शन में फर्क होता है। विद द हेल्प ऑफ दिस फीचर दैट वी आर गोइंग टू लर्न, इसकी हेल्प से केवल और केवल हम डिटेक्शन कर सकते हैं एरर्स का, उसको करेक्ट नहीं कर सकते हैं, ठीक है।
कभी कल को आपने से कोई बुद्धिजीवी बोल पड़े सर ये डिटेक्ट तो कर ले, ठीक कैसे करते हैं? तो मैंने पहले ही आपको अलर्ट कर दिया है। आप देखिए पहली बार पढ़ रहे हो, आपको इतना नहीं पता होता है तो आप कुछ भी बोल सकते हो, तो हमको उसको करेक्ट करना पड़ेगा। तो वही चीज मैं आप लोग को बोल रहा हूँ। और कई बार क्या होता है कि हम बच्चों को करेक्ट भी करते हैं तो बच्चा नहीं मानता है। ठीक है, अभी आप लोग ठीक चल रहे हो, लेकिन धीरे धीरे ऐसे भी बच्चे मिलते हैं जो नहीं मानते हैं इस बात को। तो चलिए अब कैसे करना है इस पे। तो सबसे पहले क्या करो, इस डेटा में जहां पर आपको करेक्शन करना है उस डेटा को सिलेक्ट कर लो आप। देखिए यहीं पे करना है करेक्शन, ले लिया हमने, मतलब डिटेक्शन करना है तो ये हमने सिलेक्ट कर लिया। अब आपको इसके अंदर पहले तो वैलिडेशन परफॉर्म करना है। आपको सबसे पहले यहाँ पर वैलिडेशन लगाना है कि इस एरिया में किस चीज को वैलिड माना जाएगा, ये पहले आप सिस्टम को बताइए। कोई भी चीज डिटेक्ट करनी है तो पहले आपको सिस्टम को बताना होगा कि क्या चीज वैलिड है। जैसे अगर मुझे कोई पेपर आपसे चेक करवाना है तो मैं आपको बोलूंगा कि ये आंसर शीट है, ये वैलिड है, और जिनका आंसर गलत होगा उसको क्रॉस मार दो, ऐसे तो बताऊंगा। उसके बिना आप कैसे चेक कर लेंगे? तो वही चीज हमें यहाँ सिस्टम को बतानी होगी कि क्या चीज वैलिड है। तो डाटा को देखकर आप बताइए क्या चीज वैलिड है। मैंने आपको बता दिया, नेगेटिव गलतियां पकड़नी है बस, ठीक है। तो इसमें वैलिड क्या चीज है वो आप बताइए, बताओ क्या कह रहे हैं। डेसिमल नंबर करेक्ट, और ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, सिंपल है। पॉइंट में नंबर आ रहे हैं, डेसिमल हो गया, जीरो एरर उससे बड़े होने चाहिए। तो हम चलते हैं अपने डाटा वैलिडेशन के पास। डेटा, देन डाटा वैलिडेशन, यहाँ से सेटिंग अलाउ करेंगे डेसिमल को, और यहाँ पे हम ले लेंगे ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। अगर ग्रेटर देन होता है यहाँ पर तो क्या लेते, चलो बताइए पक्का। बोलते से पहले हम रिव्यू नहीं करते हैं, गलत हो गया, पूछो कैसे। -1 से बड़ा बोल दिया आपने, -1 से बड़ा माइनस का 0.5 भी होता है, यस और नो। और डेसिमल नंबर 0.5 अलाउड है, और -1 से भी बड़ा है, तो हो गया ना एंटर। कर गए मिस्टेक, इसलिए ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंट मत आया करो, समझा करो चीजें क्या होती है, ठीक है। तो क्या लगेगा यहाँ पर, ग्रेटर देन इक्वल टू, और इस केस में लगेगा आपका 0। अब आप ओके कर दीजिए, आपका वैलिडेशन यहाँ पर लग चुका है। अब बात आती है वैलिडेशन हमने लगा लिया, अब डिटेक्शन कैसे करें। हमें डिटेक्शन करना है। डिटेक्शन करने के लिए आप लोगों को डाटा वैलिडेशन पे जाना होगा। यहाँ पर इसके बगल में एक ड्रॉप डाउन लिस्ट है, यहाँ पर आपको एक सेकंड ऑप्शन मिलेगा, पढ़ो। बस बाकी सिरदर्दी इसकी आप क्लिक कर दीजिए, ढूंढे जाएंगे वो सब, पकड़े जाएंगे, और एक क्लिक पे आपको डिटेक्शन हो जाएगा। तो ये था डिटेक्शन ऑफ इल वैलिड एंट्रीज इन अ गिवन डेटा सेट। कोई डाउट, कोई क्वेश्चन इसमें? तो टॉपिक कंप्लीट होता है। कल को ये हटाने हो आप लोगों को तो आप सब हटा भी सकते हैं, वहां पर अगला ऑप्शन भी है क्लियर करने का। बस गलतियां दिखा दी, बाद में हटा दीजिए, उसको भेज दीजिए, बैक कर लो, ठीक कर लो, इसको ऐसे कंप्लीट होता है। नाउ मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक, और हमारा अगला टॉपिक है कंडीशनल फॉर्मेटिंग। कंडीशनल फॉर्मेटिंग, तो कंडीशनल फॉर्मेटिंग से पहले आपको फॉर्मेटिंग का ज्ञान होना चाहिए, नॉलेज होना चाहिए कि फॉर्मेटिंग क्या होता है, ठीक है। और मैं समझता हूँ कि यहाँ पर बच्चों को ये चीज पता होगी फॉर्मेटिंग के बारे में, कि एक्सेल में हम जो फॉर्मेटिंग करते हैं वो क्या चीज होती है, ठीक है। तो कोई भी एक बच्चा बताएगा कॉन्फिडेंटली कि व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय फॉर्मेटिंग। मैं आपको कहता हूँ कि एक लाइन में फॉर्मेटिंग को डिफाइन करो, तो कैसे डिफाइन करेंगे? हाँ जी बताओ, एक लाइन में फॉर्मेटिंग को डिफाइन करो तो कैसे डिफाइन करोगे, बताओ जी। बता रहे थे आप में से कोई फॉर्मेटिंग क्या होता है? हाँ, कुछ हद तक सही बता दिया उन्होंने, ठीक बता दिया। और कोई बच्चा? देखो, फॉर्मेटिंग का मतलब हो गया चेंजिंग द अपीयरेंस ऑफ डेटा इज कॉल्ड फॉर्मेटिंग। डेटा के अपीयरेंस को चेंज करना फॉर्मेटिंग कहलाता है। चाहे तो आप उसे काला करो, नीला करो, बड़ा करो, छोटा करो, बोल्ड करो, इटैलिक करो, बड़ा करो, इधर करो, उधर, क्या कहलाता है? फॉर्मेटिंग कहलाता है। तो चेंजिंग द अपीयरेंस ऑफ डेटा इज नोन एज अ फॉर्मेटिंग। एग्जांपल जो मैंने अभी आपको बताया। अच्छा, अब यहाँ पर लिखा हुआ है कंडीशनल फॉर्मेटिंग, व्हाट डज इट मींस? इट मींस चेंजिंग द अपीयरेंस ऑफ डेटा डिपेंडिंग अपॉन अ कंडीशन। अब वो चेंजिंग ऑफ अपीयरेंस जो डेटा की होगी वो किसके आधार पर होगी? कंडीशन के आधार पर होगी, तो उसे हम क्या बोलते हैं? कंडीशनल फॉर्मेटिंग। ठीक है, ये ऑप्शन आपको कहाँ मिलेगा? फॉर्म टैब में जाइएगा, वहां पर आपको मिलेगा स्टाइल्स,
और उसमें आप लोगों को मिल जाएगा कंडीशनल फॉर्मेटिंग। इसमें कंडीशनल फॉर्मेटिंग के अलग अलग तरीके होते हैं बहुत सारे, एक बार उन सबको एक बार देख लेते हैं हम लोग। तो ये हमको दिया हुआ है फर्स्ट क्वार्टर की सेल्स का डाटा अलग अलग सेल्समैन का, तो जनवरी फरवरी मार्च ऐसे लिखा हुआ है। हमको इसमें करना है क्या है कि जिनकी सेल्स 8000 से ज्यादा है उनको हमें ग्रीन करना है। तो चलो करते हैं, ये 8000 से ज्यादा है तो बैकग्राउंड ग्रीन यहाँ से कर सकते हैं, हो गया। फिर देखो 8000 से ज्यादा को ये पकड़ा, ये कर दिया ग्रीन, है ना? गलत तो नहीं कर रहा मैं? टाइम खराब हो रहा है, कर तो सकता हूँ ना ऐसे, लेकिन कहीं ना कहीं आपको लगेगा यार सर कब तक करोगे, ये तो बहुत बड़ा डेटा है, एक एक करके करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो इसी चीज को मैं सिस्टम से करवा सकता हूँ, क्योंकि मैं जिस डाटा को ग्रीन कर रहा हूँ तुक्केबाजी से नहीं कर रहा हूँ, मेरे सामने कंडीशन है उसके आधार पे कर रहा हूँ, और वो कंडीशन है कि अगर वैल्यू 8000 से बड़ी है तो ग्रीन कर रहा हूँ मैं उसे, ये चीज सिस्टम को बता दो। तो चलिए करते हैं। तो जहां पर आपको कंडीशनल फॉर्मेटिंग अप्लाई करना होता है उस डाटा को सिलेक्ट कर लीजिएगा, कर लिया। उसके बाद आपको जाना है होम पे, उसके बाद स्टाइल्स, और यहाँ होता है कंडीशनल फॉर्मेटिंग। अब हमें डाटा करना है हाईलाइट, रूल पे जाइए, यहाँ पर दुनिया भर के रूल होंगे, आप देखिए कौन सा फिट होता है, कौन सा फिट होगा। अब कितनी वैल्यू चाहिए ग्रेटर देन में, कलर कौन सा चाहिए, देख लो है क्या कलर यहाँ ग्रीन, और काला पीला चाहिए तो नीला चाहिए, तो है क्या नीला, नीला है कलर नहीं है, तो कहाँ से आएगा, बस अब समझ गए ना तुम। तो ग्रीन पे ले लेते हैं इसको, एक हो गया, काम खत्म। अब यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, एक ही डाटा सेट में मल्टीपल कंडीशनल फॉर्मेटिंग लगा सकते हैं, ठीक है। तो हम एक ही डाटा सेट में मल्टीपल कंडीशनल फॉर्मेटिंग लगा सकते हैं। इसका क्या मतलब हुआ, अगर हमको किसी ने बोला कि जिनकी वैल्यू 5000 से कम है उनको रेड कर दो, उनकी सेल्स रेड कर दो, तो हम क्या करेंगे, वापस जाएंगे, बताइए कौन सा रूल लगेगा, कितना, और कलर कैसा चाहिए, ये पहले से ही आ रहा है, हो गया काम, ये भी नहीं पड़ेगा। तो 5000 से कम जिनकी सेल्स थी वो रेड हो गया। अच्छा बचा बीच का डाटा, 5 और 8 के बीच का डाटा, उनको करना है येलो, ठीक है, एवरेज से येलो करना है, तो जाएंगे यहाँ पे हाईलाइट, कौन सा लेंगे रूल, बिटवीन क्या क्या है, और 8 इसमें ध्यान रखना कि जो वैल्यू आप ले रहे हैं 5 और 8 ये भी इंक्लूड होंगे इसमें, ठीक है, बिटवीन का अर्थ ही नहीं इनके बीच की, ये दोनों भी इंक्लूड है इसमें, ठीक है। तो यहाँ पर हम ले लेते हैं इसको येलो। अब देखिए कोई भी डाटा नहीं बचेगा, आपके इधर कुछ भी नंबर डालोगे कुछ भी नहीं बचेगा, कुछ भी डाल दो, हर एक डाटा हाईलाइट हो गया। और इससे हमें बंदों की सैलरी या उनकी सेल्स का अनुमान लगाना थोड़ा आसान हो गया, सेल्स किसकी अच्छी है, किसकी एवरेज है, किसकी बेहतर है, एक पैरामीटर के आधार पर। इसको क्या बोलते हैं, कंडीशनल फॉर्मेटिंग। कभी ना कभी हो सकता है कि आपको अपनी फॉर्मेटिंग में कुछ एडिट करना पड़ जाए, ठीक है। फॉर्मेटिंग में एडिट क्या करना पड़ सकता है, जैसे मान लो किसी ने आपको बोला कि जिनकी सेल्स 5000 से कम थी उनको रेड किया था, छूट देंगे उनमें हम कि भाई जिनकी सेल्स 4000 से कम है उनको रेड करना है, ठीक है। तो एडिट करेंगे रूल को, तो कैसे एडिट होगा, आपने जो भी डाटा लिया था उसको एक बार फिर से सिलेक्ट कर लीजिए जहां पर आपने फॉर्मेटिंग लगाई थी, और आप कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाके यहाँ पे आपको क्या करना है, मैनेज रूल पे जाना है, रूल को एडिट करना होगा तो मैनेज रूल, कौन सा रूल एडिट करना है, रेड वाला एडिट, डिलीट करना हो तो डिलीट भी होता है, कोई भी पर्टिकुलर रूल डिलीट कर सकते हो। तो एडिट रूल पे जाएंगे, और यहाँ पर आप देख लिखा हुआ है सेल वैल्यू लेस देन 5000, तो मैं यहाँ 5 का 4 कर सकता हूँ। कल को आपको कलर भी चेंज करना है तो ऑप्शन है, चेंज भी कर सकते हो। ओके करेंगे, अब देखिए आपका फॉर्मेटिंग अप्लाई हो गया, उसने 4000 वालों को छोड़ दिया, 4000 से नीचे वालों को रेड किया है, समझ आ गया। तो एडिट भी किया जा सकता है। अच्छा किसी ने आपको बोल दिया कि एक ही ऐसा कोई ऑप्शन है जिससे सारे रूल हट जाए, आपकी शीट में जितने भी रूल है सारे हट जाए, बिल्कुल है। आप यहाँ जाइएगा, क्लियर रूल कर दीजिएगा, ऑल शीट, एंटायर शीट, सब खत्म, आपकी शीट में कहीं पर भी कोई भी रूल होगा सब खत्म हो जाएगा, एक तरह से रीसेट हो जाएगा, ठीक है। अच्छा ये तो एक तरीका हुआ हाईलाइट करने का, इसमें एक तरीका इनबिल्ट आपको दिया हुआ है। मान लीजिए किसी ने आपको बोला रिसेशन आ गया कंपनी में, अब रिसेशन आ गया, मालिक ने बोला कि 15% लोग हटाने हैं, तो भाई 15% डाटा सर्च करके लाओ जिनकी सेल्स सबसे कम हुई है, ठीक है, 15%। तो क्या करते हैं, इनको पकड़ते हैं, अब एक एक करके ढूंढना तो मुश्किल होगा ना, इनको पकड़ते हैं और परसेंटेज के हिसाब से डाटा उठाते हैं, बॉटम चाहिए हमें, बॉटम का उठाते हैं, कितना चाहिए था परसेंटेज, 15, कलर डाल दो जो भी तुम्हें चाहिए, तो वो अपने आप हाईलाइट हो जाएगा। तो ये वो लोग हैं जिनकी सेल्स 15% से नीचे हाईलाइट हुई है, टारगेट हो जाएंगे लोग, ठीक है।
अच्छा, इनमें उन लोगों को छोड़ सकते हैं जिन्होंने यार एक ही बार गलती करी है, जिन्होंने 2 बार गलती करी उनको हटा दिया जाएगा, है ना। अच्छा, इस रूल को भी हटा देते हैं। अच्छा, अगर आपको कुछ इस तरह का सिग्नल बार चाहिए, देखिए यहाँ कितना हमारे पास एक ऑप्शन टाइप में आ रहा है। एक पेपर हुआ था 100 नंबर का था, अब ये बच्चों ने अलग अलग नंबर लिए, तो देखिए सिग्नल यहाँ पर उनके सामने प्रोसीड हो रहा है। 65 नंबर के 65 पर है, तो अपने आप से चल रहा है, ये भी एक तरह की फॉर्मेटिंग है। अब ये देखेंगे ये हुआ कैसे, अब समझिएगा बात, ठीक है। ये मैंने पैटर्न बना लिया यहाँ पे, लाइक ये तो हम लिख सकते हैं। अब ये चीज बनती कैसे है, यहाँ पर जो सामने यहाँ नंबर है उसको यहाँ कनेक्ट कर लीजिए। कनेक्ट कैसे करते हैं, इक्वल टू करके इसकी वैल्यू उठा लीजिए, तो जो भी वैल्यू यहाँ होगी वो यहाँ आपको विरासत में मिल जाएगी। अब इसको ड्रैग कर लीजिए, बाकी सबकी वैल्यू आपको मिल जाएगी, करेक्ट। ये समझ में आ गया। अब इसके बाद क्या करना है कि आपको जाना है कंडीशनल फॉर्मेटिंग में, और यहाँ पर लेना है आपको डाटा बार, यहाँ मिलते हैं डाटा बार सिग्नल्स, ठीक है। इसमें आपको क्या करना है कि यहाँ पर मोर पे जाना है, मोर पे, ठीक है। मोर पे जब आप जाओगे तो यहाँ पर आपको मिलेगा बार ओनली। इससे क्या होगा, नंबर हट जाएंगे, बार दिखेगा बस। अब आपको जिस कलर का बार चाहिए वो कलर ले लीजिए, रेड है तो रेड, ग्रीन, जो भी आपको चाहिए। उसके बाद करिए, अगर इसमें आप डबल शेडिंग देना चाहते हैं, ग्रेडियंट कर दीजिए। तो ग्रेडियंट में जो दूसरा शेडिंग हो वो व्हाइट में आ जाता है। किस में आ जाता है, व्हाइट में, देखो दिख रहा है आपको, हल्का व्हाइट यहाँ पे। अभी हम करते हैं इसको ओके, डन। अभी आप कोई भी नंबर डालिए, इट विल रिफ्लेक्ट। ये 12 अगर आप 12 से रिफ्लेक्ट होगा, इसको हमने 32 किया तो 32 से रिफ्लेक्ट होगा, ठीक है। ये सारा जो नंबर पैरामीटर से ये 100 के आधार पे तय हो रहा है। जो नंबर सबसे बड़ा होता है उसके आधार पर तय होता है। अगर मान लीजिए मैं, समझिएगा बात को, ठीक है। अगर मैं इसको 10 कर दूं तो सारा जो पैरामीटर है वो 50 के आधार पे तय होगा, सबका डिसीजन 50 के आधार पे लिया जाएगा। अगर मान लो मैंने इसको 21 कर दिया तो 50 तो फुल हो गया, बाकी सबसे कंपेयर हुए। तो पेपर का नंबर तो वही रहता है, वो चेंज थोड़ी ना होता है। अगर पेपर 100 मार्क्स का है तो वो 100 ही रहेगा ना कभी भी। तो 100 के पैरामीटर्स में से आपको डाटा दिया जाएगा, तो उसको हम 100 रखेंगे, बाकी डाटा इसके आधार पर तय होगा क्योंकि इस बच्चे के कितने नंबर्स यहाँ पर आए हैं। ये समझ में आया सबको, ये सुनो। ओके, फिर पहले हमने सेल्स को कंपेयर किया था। हमने देखा था कि किसकी सेल्स अच्छी किसकी बेकार है, तो हमने खुद से मैन्युअली कलर्स वगैरह दिए थे। सिस्टम को ऑटोमेटिक भी देता है कलर्स, गॉट इट, अपने आप से भी देता है। यानी जिनकी सेल्स अच्छी होगी उसको ग्रीन कर देगा, यही हम कर रहे थे। जिनकी सेल्स बेकार होगी उनको रेड कर देगा, और एवरेज वालों को येलो करेगा। ये हमने मैन्युअली किया था, तो मैन्युअली भी कर सकते हैं हम। लेकिन आप ऑटोमेटिक तरीके से चाहते हैं तो डाटा को कर लो सिलेक्ट, कंडीशनल फॉर्मेटिंग पे जाओ, कलर स्केलिंग पे जाओ, और कुछ नहीं करना है, उठा लीजिए, अपने आप ऑटोमेटिक सब कुछ दे रहा है, कोई दिमाग नहीं लगाना। अब आप खुद देख लो, बताओ ये बड़ा है कि ये बड़ा है। अरे जो बड़ा था वो ग्रीन हो गया, और जो सबसे कम था वो रेड हो गया। अच्छा, ये वाला स्कोर आपको ना तो बड़े में दिख रहा है ना छोटे में, तो एवरेज हो गया। तो ऐसे आधार पे डाटा निकल रहा है। अब इसको यहाँ से आप एग्जामिनेशन कर सकते हैं, जिससे आपको थोड़ा और अच्छा नॉलेज मिले। ये डाटा सेट लिया मैंने, इसके अंदर मैंने कलर स्केलिंग करा, तो क्या होता है देखो, समझ में आया कुछ। जिसका स्कोर सबसे कम है वो रेड हुआ, और जिसका स्कोर सबसे अच्छा था वो ग्रीन हुआ, और जो जिसके ज्यादा नजदीक था उसमें वही कलर आ गया। अच्छा, दो किसके ज्यादा नजदीक है, रेड के नजदीक है, तो उसमें कौन सा कलर आया, तो इसको क्या बोलते हैं, संगत का असर, है ना। आप जिस संगत में बैठे हैं आप वैसे ही बनेंगे, ध्यान रखना। आपका यार दोस्त, आपका माहौल, आपके फ्रेंड्स, आपके नॉलेज, आप कहाँ पढ़ रहे हैं, आपके टीचर कौन है, आपके दोस्त कौन है, आप वैसे ही बनोगे, आप अलग कुछ नहीं बनने वाले। तो यही चीज यहाँ पर इसमें हो रही है, इसको भी हटाते हैं। नेक्स्ट होता है यहाँ पर जिसको हम बोलते हैं आइकन सेट, क्या बोलते हैं, आइकन सेट। आइकन सेट के आधार पर भी डाटा किया जा सकता है। तो मान लो मैंने पूरा डाटा सेलेक्ट किया, और यहाँ पर मैं लाइट जला सकता हूँ, ग्रीन लाइट, येलो लाइट। अभी पहला वाला जो केस था ना, उसमें ग्रीन कलर के भी 4 पैटर्न्स थे, रेड कलर के 4 पैटर्न्स थे, तो कंफ्यूजन था थोड़ा कि बेहतर है कि बेटर है। लेकिन अगर हम एक सिस्टम बना दें कि अगर डेटा अच्छा है तो ग्रीन ही जले एक ही कलर में, तो उस केस में आप क्या कर सकते हैं, तो आप यहाँ पर आइकन सेट का यूज कर सकते हैं। और ये कोई भी सिस्टम आप ले लीजिए। अब देखिए, किसी के स्कोर अच्छा है तो वो ग्रीन लाइट ही जल रहा होगा, हल्का ग्रीन लाइट ग्रीन का कोई मतलब नहीं है। इस चीज को यहाँ समझ लीजिए, ये समझ रहे हो आप। बॉटम सेल रेड हो गई, हाईएस्ट सेल ग्रीन हो गई, एवरेज सेल येलो में जाएंगे आपके, ठीक है।
तो ये थी कंडीशनल फॉर्मेटिंग जो यहाँ पर कंप्लीट होते हैं। कोई सवाल, कोई क्वेश्चन किसी का? बताओ। ओके, अभी मेरे पास 13 मिनट है, तो फर्स्ट यूनिट आप लोग कर चुके हो वैसे भी कंप्लीट। सो ये तो हो गई पूरी यूनिट कंप्लीट आपकी। ये देखिए, अगर आप कहते हो कि सर आगे कंटिन्यू करो, देन वी गो विद द नेक्स्ट यूनिट। व्हाट्स योर डिमांड? ओके, अब हमारा अगला टॉपिक यहाँ पर आता है रेफरेंस। रेफरेंस एक अच्छा टॉपिक है, पढ़ने लायक है। रेफरेंस होता क्या है उसको समझते हैं पहले। तो देखो, तो टॉपिक का नाम है सेल रेफरेंस। रेफरेंस का मतलब होता है एड्रेस ऑफ द सेल, या फिर आप कह सकते हैं नेम ऑफ द सेल, या फिर आप कह सकते हैं लोकेशन ऑफ द सेल। अब सवाल ये आता है कि ये यूज क्यों करते हैं? यूज टू कनेक्ट वन सेल विद अनदर, ये इसका यूज होता है। बस एक सेल को दूसरे सेल से कनेक्ट करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है एक्सेल के अंदर। एक्सेल में रेफरेंस को इंप्लीमेंट करने के अलग अलग तरीके होते हैं। तो बहुत सारे तरीके इसमें होते हैं एक्सेल में। अगर आपको सेल रेफरेंस लगाना है उनका आप यूज कर सकते हैं। तो उनको यूज करने से पहले आप में से कोई जानता है कि हाउ मेनी वेज आर देयर? कोई बच्चा, कौन कौन से रेफरेंस होते हैं हमारे पास एक्सेल में? थोड़ा बहुत कभी पढ़ा हो, देखा हो? नो आइडिया। टोटल हाउ मेनी वेज मैंने बोला था ना, मैनी वेज। मैं आपको एग्जैक्ट नंबर बता देता हूँ, 4। 2 आज कर लेते हैं। पहला रेफरेंस होता है रिलेटिव रेफरेंस। पहला रेफरेंस क्या हो गया? रिलेटिव रेफरेंस। इसको कैसे लगाते हैं? इक्वल टू। रेफरेंस हमेशा कभी भी लगते हैं इक्वल टू से लगते हैं, ठीक है? इक्वल टू लगाया और सेल का नाम लिख दो। आप मेरे को कोई भी एक सेल का नाम बताओ। सेल तो पढ़े हैं ना आपको, एक्सेल में पता होगा सेल क्या होते हैं। सेल का नाम बताओ। D2, A2, ये क्या होता है? सेल का नाम होता है। तो सेल का नाम लिखना होता है बस। ये देखिए मैंने क्या लिख दिया, लिख दिया ना सेल का नाम। यही होता है रिलेटिव रेफरेंस, बस और कुछ नहीं होता। क्या बोलते हैं इसको हम? रिलेटिव रेफरेंस। चलिए इसको प्रैक्टिकली समझते हैं। मैं यहाँ पर रैंडमली कुछ नंबर्स लिख लेता हूँ। मेरे पास यहाँ पर प्रैक्टिस करने के लिए कुछ डाटा है, ठीक है? देख सकते हैं आप, मेरे पास कुछ नंबर्स हैं रैंडमली। मैं चाहता हूँ कि ये जो वैल्यू है, जो आपको यहाँ पर ये वैल्यू दिख रही है B3 में, जो वैल्यू दिख रही है, ये वैल्यू यहाँ पे आ जाए। तो नॉर्मली हम इस वैल्यू को ऐसे ला सकते हैं। ये मैंने करा कॉपी, और कॉपी करके पे डाल दिया। ऐसे नॉर्मली हम क्या कर सकते हैं, इस वैल्यू को यहाँ पे ला सकते हैं। वैल्यू हमारे पास आ जाएगी नॉर्मल। लेकिन इसमें कनेक्टिविटी दूर दूर तक नहीं है। अगर मैं यहाँ पर नंबर बदलता हूँ तो ये नहीं बदलेगा। बदला क्या? तो कनेक्टिविटी दूर दूर तक नहीं है। कनेक्टिविटी तो वो होती है, मैंने यहाँ बदला तो ये भी बदले, दैट इज द कनेक्शन। अब वो कनेक्शन करने के एक्सेल में 4 तरीके बताए आपको, जिसमें से पहला तरीका हम सीख रहे हैं। क्या नाम है उसका? अब मैंने आपको बताया अभी तक कैसे लगता है, जरा लगा के दिखाओ अब। जो सेल कनेक्ट करना है उसका नाम लिख दो। कौन सा सेल कनेक्ट करना है? B3 है भाई वो, ठीक है? आप लिख दो। अरे नहीं लिखना चाहते, नाम में गड़बड़ हो रहा है, तो माउस से जाके क्लिक कर दो, बन गया रेफरेंस। दैट्स फिनिश। अब बताओ कि नहीं आई वैल्यू? अभी आप यहाँ चेंज करके देखो, ये देखो हुआ। इसी को बोलते हैं रेफरेंस। लेकिन ये रिलेटिव रेफरेंस क्या है? अब ये समझना है। रेफरेंस तो समझ में आ गया, चारों रेफरेंस का यही काम होता है। रेफरेंस कितने तरह के होते हैं? 4। चारों रेफरेंस का काम यही होता है, उनका फर्क समझिए। रिलेटिव रेफरेंस अगर आप कहीं लगाते हैं तो ये किस तरीके से वर्क करता है? ये डाटा इसके कॉरेस्पॉन्डिंग में, ये डाटा इसके कॉरेस्पॉन्डिंग में रेफरेंसिड है, यानी इसके कॉरेस्पॉन्डिंग में कनेक्टेड है। ये डाटा यहाँ पे कनेक्टेड है इसके साथ, समझ रहे हो बात? यानी इनमें टाइटली बाउंडिंग है।
इसको ऐसे समझिए, दो दोस्त हैं, एक है राम और एक है श्याम, दोनों कहीं खड़े हैं। इन दोनों के पैर को बांध दिया मैंने, यानी हाथों को बांध दिया हथकड़ी से। फिल्म आई थी ना एक, हथकड़ी से बांध दिया तो कहती, इन दोनों के हाथों को मैंने हथकड़ी से बांध दिया। अब इसका मन कर रहा है मैं तो 1 किलोमीटर नीचे जाऊंगा, साउथ की तरफ नीचे जा रहा है, घर से बाहर निकल रहा है, तो ये नीचे चला गया 1 किलोमीटर रो की डायरेक्शन में। तो ये दूसरा जो भाई है इसका श्याम, ये कहाँ मिलेगा आपको? ये समझ में आ रहा है बात? जिधर जिधर ये जाएगा उधर उधर ये भी मिलेगा इसे। तो इस कॉन्सेप्ट को रिलेटिविटी कहते हैं, समझ गए? तो आपस में दूसरे से रिलेटेड है, समझ में आ गया कॉन्सेप्ट? अब इसका मतलब क्या हुआ समझिएगा, गहराई से समझिएगा। ये डाटा इसके साथ टाइटली कपल्ड है। क्या कपल्ड है? टाइटली कपल्ड है, रिलेटिव है। अगर मैं मान लो इसे कॉपी करूं, मैं इसे कॉपी करूं और कॉपी करके 1 2 3 4 5 कदम नीचे पेस्ट मार दूं, 5 कदम नीचे, तो ये जो डाटा है ये भी 5 कदम नीचे का डाटा उठाएगा। पढ़ो 5 कदम नीचे क्या है? 1 2 3 4 5, क्या लिखा हुआ है यहाँ? तो मैं कॉपी तो कर रहा हूं इसको, देखना आपके सामने, कॉपी तो इसको कर रहा हूं, लेकिन भाई साहब यहाँ उत्तर 96 आएगा। ये देखो, इस मैजिक को समझना है आपको। ये क्या कहलाता है? रिलेटिव रेफरेंस। क्योंकि ये अगर मूव, ये दोनों भाई है ना, कनेक्टेड है ना, अगर ये मूव करेगा तो भाई ये डाटा भी मूव करेगा। इसका मतलब मैं इसको मूव करके इस डाटा में से कुछ भी उठा सकता हूँ जो चाहूं। शायद यही कारण होता है बचपन में जब आपको पढ़ाया जाता है, जिंदगी में पहली बार जब एक्सेल पढ़ा होगा, एक बार डाटा ऐसे कनेक्ट करके ऐसे कर देते हैं ना टीचर लोग, और सारा डाटा आ जाता है। अभी थोड़ी देर पहले मैंने भी किया था, लेकिन उस टाइम किसी बच्चे ने सवाल नहीं करा, ना सोचा, ना दिमाग में क्वेश्चन आया कि सर ये दूसरा डाटा कैसे उठ के आ गया, क्योंकि वहां पर हमारे दिमाग में एक पैटर्न छपा हुआ था, शायद खींचने से आ जाता है। कभी हमने ना क्वेश्चन करा ना पूछा कभी भी। अगर हमने उस टाइम पूछ लिया होता किसी भी टीचर ने जब हमें जिंदगी में पहली बार पढ़ाया था, तो ये तो वहीं खत्म हो जाता कॉन्सेप्ट। आज हम इसके पीछे का साइंस पढ़ रहे हैं कि इसके पीछे का साइंस क्या था। तो वो जो रेफरेंस था वो क्या था? रिलेटिव रेफरेंस। उसी की वजह से ये पॉसिबल हुआ है। अब इसको किसी भी डायरेक्शन में घुमाओ भाई, किसी भी डायरेक्शन में, अगर मैं इसे कॉपी करके यहाँ जाऊंगा, बताओ क्या उत्तर आएगा? शाबाश, अभी मेरे को बताते रहना उत्तर। अगर मैंने कॉपी करके यहाँ डाल दिया, क्या उत्तर आएगा? लगा सकते हो आइडिया? शाबाश, समझ रहे हो बात? अब यही होता है रिलेटिव रेफरेंस। किसी को कुछ क्वेश्चन है, पूछना है तो पूछ लो। ये हो गया, देखो आ गया, कितना भी खींच लो सबका डाटा एकदम एग्जैक्ट आ जाएगा, रेफरेंस है, आ जाएगा। तो व्हाट डज इट मींस? रिलेटिव रेफरेंस। ये खत्म हो गया टॉपिक। एनीबॉडी एल्स कोई डाउट? यस, हो जाएगा, हो जाएगा। मैंने तो, आपने पूछा मैंने जवाब दिया, हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। कितने रेफरेंस होते हैं? हाँ, इन चारों में छुपा हुआ है, वो आएगा, वक्त आएगा, डोंट वरी। ठीक है, 4 रेफरेंस होते हैं। आ जाइए दूसरे को पकड़ लेते हैं। दूसरा रेफरेंस होता है एब्सोल्यूट। दूसरा रेफरेंस होता है एब्सोल्यूट। एब्सोल्यूट रेफरेंस में क्या होगा? इसको ऐसे दिया जाता है $C$2, एक डॉलर का साइन आएगा, कुछ और लगा दिया मैंने, $C$2 ऐसे आएगा, तो दोनों तरफ डॉलर लग जाता है। ठीक है, इसी को एब्सोल्यूट रेफरेंस कहते हैं। चलिए इसका प्रैक्टिकल समझते हैं। मान लीजिए मैंने ये सेल कनेक्ट किया, ठीक है भाई, और इसको मैंने एब्सोल्यूट करना है। एब्सोल्यूट करने का शॉर्टकट होता है F4, फंक्शनल की F4। हो गया, हो गया कनेक्ट। कनेक्ट में सब में काम तो एक ही होता है, कनेक्ट है, यहाँ चेंज करूंगा यहाँ भी होगा। लेकिन ये कनेक्ट हुआ कैसे? अब इस बार ऐसे हुआ है कनेक्ट, ये श्याम है और ये मोहन है। इस बार दोनों के हाथ में हथकड़ी नहीं बंधी हुई। अब श्याम अगर कहीं भी मूव करेगा, मोहन वहीं रहेगा, मोहन नहीं हिलेगा अपनी जगह से। करेक्ट, समझो इस बात को। अगर मैं इसे कॉपी करता हूं और कॉपी करके यहाँ पेस्ट करता हूं, मैंने क्या करा, इसे कॉपी किया और कॉपी करके इसको यहाँ पेस्ट किया। पहले तो ये मूव हो रहा था नीचे, लेकिन अब मूव नहीं होगा, तो क्या है यहाँ वैल्यू? तो 78 का 78 ही रहेगा, हिलेगा ही नहीं वो।
अगर मैं इसे कॉपी करके इधर मूव कर दूं तो भी नहीं हिलेगा, ये हिलेगा ही नहीं भाई। कॉपी करके यहाँ मूव करूं तिरछा तो भी नहीं हिलेगा। आप इसको पूरे को ऐसे नीचे तक ले लोगे तो कुछ नहीं होगा। अगर इस चीज का नॉलेज उस टाइम आपको होता तो आपके टीचर जब आपको ऐसे खींच रहे थे आप ऐसे लॉक कर देते, फिर उनसे कहते देखो मेरा तो आता ही नहीं है डेटा, तब आप उनसे ऐसे कह सकते थे। तो इसको हम क्या बोलते हैं, एब्सोल्यूट रेफरेंस। तो कितने रेफरेंस हो गए आज हमारे, दो हो गए, रिलेटिव रेफरेंस, एब्सोल्यूट। कोई आपसे पूछे कि डाटा कहाँ पे मूव करता है तो क्या बोलेंगे, और डाटा किस में मूव नहीं करता। कई लोग इसको बोलते थे कि डाटा को लॉक कैसे करते हैं, तो कैसे करते हैं, अरे वो तरीका मतलब एब्सोल्यूट रेफरेंस टेक्निक क्या रहेगी, एब्सोल्यूट। तो टॉपिक आपका यहाँ कवर होते हैं, नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे, बाय।